अच्छा। गुड इवनिंग सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी। नमस्कार, गुड इवनिंग। आ रही है। क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक ठीक ठाक? जी जी, ठीक ठाक चल रहे हैं। ये भी 5 बजे शुरू होगी। उससे पहले एक बार मैं आपको बस प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ। आप जैसे आपका जो बोलेंगे, उसके बाद जो पीपीटी आपकी स्लाइड खत्म होगी, उसके बाद मुझे आप नेक्स्ट बोल देना, मैं नेक्स्ट करूंगा। अभी 5 बजे मैं सबको ऐड कर दूंगा। आप एक बार बस प्रेजेंटेशन लिख लीजिए। अच्छा। अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। फुल स्क्रीन दिख रहे हैं सर? जी, अगर स्लाइड दिख आवाज रही है। हाँ जी, स्लाइड दिख अभी रही है। एक बार मैं आपको पूरी स्लाइड दिखाता हूँ, 1 to 1। जैसे आप खत्म करके मैं नेक्स्ट बोल देना, मैं कर दूंगा इधर से। ठीक है। ठीक है। ये पकड़। राइट सर, ठीक है। एक बार राखी मैम को होने दो, फिर 5 बजे से स्टार्ट करेंगे। यार 5 बजे से स्टार्ट करते ना लिख रहे हो, एक तो कर्नल लाइट यार। हाँ, कर्नल लाइट बंद करके भी एक मैम आते हैं, उनके आने के बाद उसका एक बार फोटो खींच के भेज दो ना।
कर लो फिर।
बिल्कुल। कैमरा खोल के एक्सपोज करते हैं। जय हिंद मैम। स्टार्ट कर सकते हैं हम? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर भूपेंद्र हमारे साथ हैं। कैन यू हियर मी डॉक्टर भूपेंद्र? यस मैम, वेरी गुड इवनिंग आपको। प्यार भरा नमस्कार लखनऊ से। बहुत बहुत नमस्कार आपको और हमारे गर्भ संस्कार की पूरी फैमिली और सारी लेडीज की तरफ से। डॉक्टर भूपेंद्र, थैंक यू सो मच, आप हमारे बीच आज यहाँ पर आए हैं और आप हमें एक मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में जो आज जानकारी देने जा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत वी आर वेरी एक्साइटेड। बट इफ यू परमिट, हम 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। द लेडीज आर ज्वाइनिंग, so maybe in another 2-3 minutes I would request you to please start अपना आपका टॉपिक। एंड ऑल्सो डॉक्टर भूपेंद्र, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज अपना पहले एक इंट्रोडक्शन हमारी लेडीज के बेनिफिट के लिए जरूर दे दें एंड उसके बाद आप प्लीज अपना लेक्चर कंटिन्यू करें। और जिनको भी सवाल वगैरह पूछने हैं लेडीज को, वो अपना या तो हमारे चैट ग्रुप में टाइप करते रहिए, हम साथ साथ देखते रहेंगे। नहीं तो जब डॉक्टर भूपेंद्र पूछते हैं अपने टॉक के बाद, उसके बाद आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके और अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर भूपेंद्र, आई एम हैंडिंग इट ओवर टू यू एंड रिक्वेस्ट फॉर अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आप सभी को लखनऊ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर भूपेंद्र है और मैं लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, आप सभी जानते होंगे, नॉर्थ इंडिया का एक बहुत फेमस मेडिकल इंस्टीट्यूट है। वहाँ का जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है, वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग। वहाँ पर मैं एडिशनल प्रोफेसर की पोस्ट पर हूँ। लगभग पिछले 16 सालों से मैं सुखाने सेवाएं दे रहा हूँ। और आप सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और जो ऑर्गेनाइजर हैं इस प्रोग्राम के, डॉक्टर पुष्पा पांडे के साथ साथ आप सभी को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू देता हूँ कि इतने इम्पोर्टेंट विषय पर आप सभी को इकट्ठा किया और मुझे चांस दिया। तो जब आप कहेंगे, आपने वेट करने के लिए थोड़ा कहा है, जब आप कहेंगे तो फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा।
डॉक्टर भूपेंद्र, आप आई थिंक आप स्टार्ट कर दीजिए अपना टॉक। लेडीज हमारे साथ में ज्वाइन होती रहेंगी अगले कुछ टाइम तक, और आपको एक थोड़ा सा ना साउंड पीछे आएगा डॉक्टर भूपेंद्र, जो सिर्फ आपको और हमको सुनाई देगा, और मेंबर्स जो ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा उसको बेयर करना होगा, नो क्योंकि एज दे कीप ज्वाइनिंग तो वो पीछे से आवाज आती रहती है। नो प्रॉब्लम। हम चाहेंगे कि हमारी स्लाइड्स को ऑन कर दिया जाए। साहिल, जरा सर की स्लाइड्स को व्यू मोड में डाल दीजिए प्लीज। यस मैम, यस मैम। मैं अपने बात की शुरुआत जो हमारे लखनऊ की दो विशेषता है, दो क्वालिटीज है, उसके साथ करना चाहूँगा। वैसे तो आ, कहीं भी आप जाते हैं तो आपके बोलचाल से, आपके आचरण से लोग समझ जाते हैं कि आप कहाँ को बिलोंग करते हैं। लेकिन लखनऊ में जो दो फेमस बातें हैं जो अक्सर करके लोग याद करते हैं, वो है पहले आप, और दूसरा है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। और बिल्कुल ठीक। तो ये दोनों विशेषताएं लखनऊ को अपने आप में बहुत यूनिक बनाती है, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ लखनऊ को कोई नहीं, अगर ये हमारे जीवन में भी अगर आ जाती है दो विशेषताएं, पहले आप करने का क्वालिटी जो है बहुत बड़ा क्वालिटी होता है दूसरों को आगे बढ़ाने का। लेकिन कहीं ना कहीं आज हम सभी देखते हैं कि एक हमारे बहुत अच्छे मित्र मिले, उन्होंने कहा सर ये बताइए, आपको अगर फ्लाइट पकड़नी हो या आपको ट्रेन पकड़ना हो, अगर आप पहले आप करते रहेंगे तो फिर तो आपकी फ्लाइट भी छूट जाएगी और आपकी ट्रेन भी छूट जाएगी। तो तो फिर तो हम जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। तो सभी श्रोताओं को हम ये बात इसलिए सुनाना चाह रहे हैं कि आज आप देखते हैं कि एक होड़ लगी हुई है आगे जाने की। किसी भी तरीके से हम आगे जाना चाहते हैं, उसमें चाहे खुद का नुकसान हो, दूसरों का नुकसान हो, बहुत कम इसका हम ध्यान देते हैं। तो जो 1 घंटे का हमारा प्रेजेंटेशन होने वाला, उसमें हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। कभी कभी हमें बैक गियर भी लगाना होता है जरूरी जीवन में, कभी कभी फास्ट गियर भी लगाना होता है जीवन में, और कभी जीवन रूपी गाड़ी को राइट और लेफ्ट जरूरत पड़ने पर घुमाना भी आवश्यक होता है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है मल्टीपल इंटेलिजेंस, उसको जो भी हमारी बहनें हैं, लेडीज है, इस क्लास को सुन रही हैं, तो उसमें से फ्लेक्सिबिलिटी एक बहुत ऐसा एक गुण है जिसको हम कहते हैं लचीलापन, जो हमारे लाइफ में बहुत सारे टैलेंट कहें या बहुत सारे इंटेलिजेंस कहें, उसको क्रिएट करता है। मैं अपनी क्लास की शुरुआत करूं, मैं आपको एक टास्क देके शुरू करता हूं। अगर आपको विजुलाइज करने के लिए कहा जाए या आप एक ऐसे शख्स को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसी पर्सनालिटी को विजुलाइज करें जिसमें सभी गुण हो, जिसके अंदर कोई फॉल्ट ना हो, जिसके अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, या हर गुणों में वो परफेक्ट हो, तो क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसी पर्सनालिटी को विजुलाइज कर सकते हैं? हमारे जो एंशियंट लिटरेचर है या जो हमारे मैथोलॉजिकल स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें श्री कृष्ण का नाम आता है। उनके बारे में ऐसा कहते हैं कि उनमें सभी प्रकार का इंटेलिजेंस था, या यूं कहिए वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। आजकल कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं, या ऐसे ग्रेट पर्सनालिटीज आप कभी कभी देखते होंगे जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलते होंगे जिनके अंदर सभी प्रतिभाएं संपूर्ण रूप से विराजमान। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सबसे पहले तो हमें ये समझना आवश्यक है कि आखिर इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता क्या है।
कई बार आप समाज में देखते हैं कई बच्चे होते हैं जो बहुत चतुर होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, कई बार चीटिंग करने में भी होते हैं, किसी को पता भी ना चले, और कई बार अच्छा काम करने में भी बहुत अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हैं। तो क्या है ये बुद्धिमत्ता, ये इंटेलिजेंस क्या बला होती है जिसको आज सब बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास कभी नर्सिंग के बच्चे आते हैं या कभी एमबीबीएस करने वाले बच्चे आते हैं, एक कभी कभी शिकायत होती है कि सर आजकल मैं बहुत भूलने लगा हूँ। तो जब उनसे हम बात करते हैं तो पता लगता है कि शायद वो भूलते नहीं हैं, लेकिन वो अपनी कुछ प्रतिभाओं को और निखारना चाहते हैं। जब उन प्रतिभाओं को उतना निखार नहीं पाते हैं तो उनको लगता है शायद कुछ कमी है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैं भूलने लगा हूँ। तो इसलिए हमें इंटेलिजेंस क्या है इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसमें आप देखते हैं ऐसे कोई व्यक्ति अगर सिर्फ कुर्सी पर बैठा हो, बातचीत नहीं कर रहा हो, तो उसके इंटेलिजेंस का जो अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इतना आप अंदाजा लगा सकते हैं उसके बैठने के तरीके से, उसके बैठने का हाव भाव क्या है, किस तरीके से बैठा है, किस तरीके से आपको देख रहा है, उसका जो एक्सटर्नल जो उसका अपीयरेंस है आपके सामने, उससे भी उसके इंटेलिजेंस का थोड़ा सा आइडिया तो आप लगा ही सकते हैं। वो भी एक इंटेलिजेंस का हिस्सा है। कुछ ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि जो हमने पास्ट में सीखा है, चाहे वो स्कूल में जा करके या किसी के साथ रह करके, उसको नई सिचुएशन में कैसे हम अप्लाई कर पा रहे हैं। किसी नए सर्कमस्टेंस में अगर हम जाते हैं तो कैसे अपने आप को हम अडॉप्ट करते हैं, और जो भी हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को अपने इन्वायरमेंट को बदलने में या इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को बदलने में कैसे अप्लाई करते हैं। सिर्फ बहुत पढ़ाई में होशियार होना ही एक अच्छा इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है, हमें और बातों को भी समझना आवश्यक है। इसमें अगर आप मुख्य रूप से देखेंगे तो जो हमारी रीजनिंग की कैपेसिटी होती है, कई बार आप देखते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है। विशेष रूप से कभी कभार कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जो हर बार कुछ न कुछ प्रश्न पूछते रहते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ रीजन ढूंढते रहते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं। लेकिन सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, हमें प्लान करना भी आना चाहिए, और जो भी हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को अपने लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साथ साथ जो हमारी सोच है, कई बार हम बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि जो हमारी अच्छी सोच है वो बहुत रैशनल हो, प्रैक्टिकल हो। तो बहुत सारी बातें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे तो हमारे एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं, हाँ शायद अल्बर्ट आइंस्टीन नाम है उनका। तो उनके बारे में बताते हैं कि उनके स्कूल में उनके टीचर समझ नहीं पा रहे थे कि उनको कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनके टीचर उनको स्कूल से निकाल देते हैं, एक चिट्ठी लिख करके उनकी मदद के नाम उनको भेज देते हैं। लेकिन माँ अपने बच्चे की प्रतिभा को समझ रही होती है और उस प्रतिभा को निखारती है। और हम लोग जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है, आज उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है साइंटिफिक सर्टेनिटी में। तो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है, जो प्रतिभाएं हैं, वो सामने वाला पहचान ही सके। हर व्यक्ति का अपना अपना लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है। इसलिए इंटेलिजेंस को निखारने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको पहचानना भी बहुत आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्लीज। अब अगर आप अपने जो एंशियंट इंडियन लिटरेचर है ना, अगर उसमें जाएंगे तो बुद्धि को कहें, इंटेलिजेंस को कहें, बहुत एब्स्ट्रैक्ट रीति से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है।
इस स्लाइड में आप देख रहे हैं दो प्रकार के इंटेलिजेंस होते हैं, एक है महत, एक है बुद्धि। महत जिसको आप कॉस्मिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं या यूनिवर्सल इंटेलेक्ट भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप बहुत सिंपल भाषा में अगर इसको समझने का प्रयास करें तो जो हमारे प्रकृति के नियम हैं, जो हमारे प्रकृति के रूल्स हैं, उस प्रकृति के नियम, ये भी एक प्रकार का यूनिवर्सल कहें, नियम है कहें, या यूं कहें जो हमारा यूनिवर्स है उससे गवर्न होता है, तो उसको कहा गया है यूनिवर्सल कॉस्मिक आर महत, यूनिवर्सल इंटेलेक्ट। और इस पूरे यूनिवर्स में रहने वाले हम सभी मिलियंस मिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, उनके अंदर जो भी इंटेलेक्ट है उसको हम कहते हैं बुद्धि, जो अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग हो सकती है, उसका लेवल डिफरेंट हो सकता है, सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे मानव के इंटेलेक्ट को अगर आप क्लासिफाई करते हैं, जो बहुत जरूरी है जानना, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसमें 3 प्रकार की इंटेलिजेंस का हमारे लिटरेचर में नाम आता है। हो सकता है आप इन शब्दों से अवगत हो, पहले भी सुना हो आपने। तो हम कहते हैं सात्विक बुद्धि या प्योर इंटेलिजेंस, दूसरा है राजसिक बुद्धि, डिस्टॉर्टेड इंटेलिजेंस, और तीसरा है तामसिक बुद्धि या इन्वर्टेड इंटेलिजेंस। अब थोड़ा सा इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जो हमारी बहनें माताएं सुन रही हैं, इस बात का जरूर गौर करें। कई बार किसी फैमिली में मान लीजिए किसी बच्चे ने जन्म लिया और 2-4 साल का हुआ, और उसी उम्र के बच्चे आसपास की सोसाइटी में बहुत ग्रो कर जाते हैं, और उनका बच्चा उतना इंटेलेक्चुअली ग्रो नहीं कर पाता है, उतना होशियार नहीं होता है, बहुत चतुर नहीं होता है, तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा बहुत बुद्धू है। तो आने वाले समय में आप समझेंगे इस सेशंस में कि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रकार का एक इंटेलेक्ट छुपा हुआ होता है। तो बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए गार्जियन, हमारा ध्यान उसकी कमी पर तो होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ इस बात पर भी होना चाहिए कि उसके अंदर खास क्या है। तो सात्विक बुद्धि उसको कहेंगे, भले जैसे अगर हम अपने बचपन को देखें, हम अपनी खुद की लाइफ को देखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स थे वो गांव के रहने वाले, बहुत दुनियावी रीति से बहुत पढ़े लिखे नहीं, बहुत बुद्धिमान नहीं, ऐसे दुनियावी रीति से बहुत चतुर नहीं, लेकिन जो उन्होंने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, वो बच्चों को बेहतर बनाने में, एक अच्छे संस्कार देने में उन्होंने प्रयोग किया। तो इस प्रकार की जो बुद्धि है उसको हम कहते हैं सात्विक बुद्धि, जिसमें ये भाव पैदा होता है कि हम भी आगे बढ़े और सब आगे बढ़े। भारत की जो अवधारणा रही है वसुधैव कुटुंबकम, तो उस तरह की बुद्धि को कहा जाता है सात्विक बुद्धि, प्योर इंटेलिजेंस हम कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा वाला बुद्धि कौन सा होता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम राजसिक बुद्धि कहते हैं। अब राजसिक बुद्धि क्या होता है कि सिर्फ हम ही आगे बढ़े, दूसरा गिरे चाहे ना गिरे, दूसरे का नुकसान हो चाहे ना नुकसान हो, बस हम ही अव्वल आए, हम ही आगे बढ़े। तो ये राजसिक बुद्धि कहलाई जाती है, जिसमें हम दूसरों की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखते, दूसरों को भी कष्ट हो रहा होगा उसका ध्यान नहीं रखते। और तीसरी है जो दूसरों को नीचे गिरा करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं ना, जिनके बुद्धि में सब खुरापात ही होता है, दूसरों को नुकसान हो जाए तो हम अच्छे हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आप बुद्धि को कैटेगराइज करेंगे तो 3 प्रकार के बुद्धिमान लोग होते हैं। अब आप अपने आप से पूछिए सभी कि आप किस प्रकार के बुद्धि वाले हैं और
जो आने वाले हमारे बच्चे हैं उनको हम किस प्रकार का इंटेलेक्ट प्रदान करना चाहते हैं। जैसे किसी ने कहा, हमने कुछ दिन पहले कोटेशन पढ़ा था कि आपने बच्चों को बहुत बुद्धिमान तो बना दिया, बहुत ज्ञान सिखा दिया, पर अगर संस्कार अच्छे नहीं दिए तो फिर अपने बुद्धि को कहाँ ले जाएंगे, अपनी बुद्धि को कहाँ लगाएंगे, कौन से प्रकार के इंटेलेक्ट की तरफ जाएंगे, सात्विक, राजसिक या तामसिक। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हम इसको समझें और किस प्रकार के संस्कार या किस प्रकार का जो इंटेलेक्ट है अपने बच्चों में, अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में हम स्प्रेड करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारी बहनों को समझना चाहिए, जो सुन रही हैं, कि अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि को एनालाइज करेंगे आप, उसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, दो घटक होते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे हमने कोई चीज पढ़ी, जैसे मान लो कोई डिजिट्स हमने पढ़ी, कई नाम हमने पढ़े, कोई इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी, या कोई हमने अभी चैप्टर पढ़ा। क्या होता है, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं, ऐसे होते हैं जो तुरंत तुरंत तो उसको याद कर लेते हैं, उसको रिट्रीव कर लेते हैं और आपको दिखा भी देंगे, हाँ मैंने उसको लर्न कर लिया। एक ये कंपोनेंट होता है आपके इंटेलिजेंस का। दूसरा कंपोनेंट ये होता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने सीखा है, लर्न किया है, जरूरत पड़ने पर when we are in need, इस इंफॉर्मेशन को एक फ्लेक्सिबल तरीके से मॉडिफाई करके अपने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कैसे यूज करते हैं, को कैसे मदद करते हैं उसको प्रॉब्लम से बाहर लाने में, उसको कहा जाता है फ्लूइड इंटेलिजेंस, जो मॉडिफाई हो सकता है, चेंज हो सकता है जरूरत के हिसाब से। ये दो कंपोनेंट होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब अगर आप मॉडर्न साइंस में जाएंगे तो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, आप लोग ने कभी सुना होगा इनका नाम, अल्फ्रेड बिनेट। इन्होंने क्या देखा कि जैसे कभी कभी गांव में हंसी हंसी में कहावत में कहते हैं कि उम्र तो बहुत हो गई है, बुद्धि अभी बचपन वाली ही रह गई है। माना ये जरूरी नहीं है हमेशा कि जिस एज का व्यक्ति हो उसकी सोचने समझने की क्षमता उसी के बराबर। कई बार हमारे पास पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चों की उम्र 5 साल होती है, कभी 10 साल होती है या 15 साल होती है, तो पेरेंट्स ये पूछते हैं कि बच्चा हमारा अभी 12 साल को हो गया, 15 साल को हो गया, लेकिन ये बातों को सुनता नहीं, समझता नहीं, समझ नहीं आता कि सुनना नहीं चाहता है या करना नहीं चाहता है, क्या बात है। तो जब ऐसे बच्चों का आप असेसमेंट कराते हैं किसी एक एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के पास या एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट के पास, जब आप ऐसे बच्चों को रिफर करते हैं तो आप पाते हैं कि शायद बच्चों का जितना क्रोनोलॉजिकल एज है, जितना फिजिकल एज है, उसके अनुसार बच्चे का जो मेंटल एज है डेवलप नहीं हुआ है। तो कई बार बच्चा 15 साल का होगा लेकिन उसकी कार्य करने की क्षमता जो है 10 साल के बच्चों के बराबर होगी। अब माता पिता इस बात से परेशान होंगे कि सामने वाले का लड़का भी तो 15 साल का है, कितना होशियार है, हमारा बच्चा भी 15 साल का है लेकिन वो होशियार ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है, उसको नहीं लगता है। तो कई बार हमारे पेरेंट्स बच्चों के प्रति बहुत हार्श हो जाते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, कई बार इंजरी भी हो जाती है। तो हम अपनी माताओं से, बहनों से ये निवेदन करेंगे कि हमेशा बच्चों को समझने का प्रयास करें। जब आप समझने का प्रयास करेंगे बच्चों को, तो ये जान पाएंगे कि बच्चों के अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है,
किस चीज की कमी है और उस कमी को ठीक करने के लिए हमें किसको अप्रोच करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो जब इन्होंने देखा कि कई बच्चे 15 साल के, बच्चे 20 साल के हैं, कई लोग 25 साल के हो गए, लेकिन उनकी मेंटल एज उसके समानांतर नहीं है, तो उन्होंने एक, जो आजकल हम, नेक्स्ट साइड प्लीज, जो आजकल हम आईक्यू असेसमेंट की बात करते हैं, कई बार पेरेंट्स, बच्चा नहीं पढ़ पाता तो कहते हैं डॉक्टर साहब बस इसका आईक्यू कराने के लिए हम आए, इसका आईक्यू हो जाए बस, मैं जान जाऊं कितना होशियार है। तो जो आईक्यू हम लोग करते हैं, नेक्स्ट साइड प्लीज, जो हम चेक करते हैं, उसमें एक ही फैक्टर्स के बारे में हम ज्यादा समझ पाते हैं, सभी फैक्टर्स के बारे में नहीं समझ पाते। लेकिन हाँ, जो जांच कराने पर निकल के आता है वो एक डायरेक्शन जरूर देता है, एक हमें दिशा देता है कि हाँ, जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो ठीक ठाक है या उसमें कुछ कमी रह गई। आप स्लाइड में लेवल्स देख रहे हैं आईक्यू के। सुपीरियर जो होते हैं 120 से 129 के बीच में होते हैं। ज्यादातर जो बच्चे होते, जैसे हम जैसे लोग जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वो हाई एवरेज वाले होते हैं, 110 119 के आसपास। जो थोड़ा सा बहुत अच्छे साइंटिस्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा क्रिएटिव होते हैं, वो थोड़ा सुपीरियर वाले हो जाते हैं। और कुछ का समझो, हम कहते हैं भाई गॉड गिफ्ट है, वेरी सुपीरियर, उनका 130 प्लस होता है। पर ज्यादातर इन जनरल जो होता है 110 से 120 के बीच में, समझो 100 से लेके 120 के बीच में मैक्सिमम जो होता है इनका आईक्यू इस लेवल पे होता है। लेकिन ये थोड़ा सा एक हमें डायरेक्शन दिखा रहा होता है, लेकिन ये भी हमारे इंटेलिजेंस का कंप्लीट असेसमेंट नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आने वाले समय में एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने देखा कि भाई सिर्फ एक फैक्टर नहीं रिस्पॉन्सिबल है, और बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारे इंटेलिजेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको उन्होंने एस फैक्टर कहा, स्पेसिफिक एबिलिटी कहा या स्पेसिफिक फैक्टर कहा। उनका ये मानना था कि हर इंडिविजुअल में कोर फैक्टर होता है जो स्पेसिफिक फैक्टर्स को बढ़ाने में, अच्छा करने में उनको मदद करता है। तो इसको कहा गया टू फैक्टर थ्योरी। एक कोर फैक्टर होता है और उस कोर फैक्टर के ऊपर हम और कुछ अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं। जैसे समझिए ऐसा कि हमारी बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन अगर मजबूत है, हम उसको आगे की जो फ्लोर्स हैं, डिजाइन्स हैं, वो जैसे चाहे वैसे हम बना सकते हैं। ये स्पीयरमैन की ऐसी अपनी अवधारणा थी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि ऐसे क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके आधार से हमारी इंटेलिजेंस गवर्न होती है, या किस प्रकार का होगा जो ये फैक्टर्स डिवाइस क्या कहेंगे, गाइड करते हैं। जैसे अगर आप इंद्रधनुष को देखेंगे तो उसके 7 कलर्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग को देखेंगे आप, उसके 7 मूलभूत वैल्यूज होते हैं। उसी प्रकार जो हमारा इंटेलेक्ट है उसको बढ़ाने के लिए कहें या उसको मॉडिफाई करने के लिए कहें, या जिसके पास पहले से ही ज्यादा इंटेलेक्ट है उसके पीछे के कौन कौन से एबिलिटीज हैं जो हायर इंटेलेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करती है। तो साथ आपके सामने लिखा हुआ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक होता है कंप्रहेंशन। देखिए कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे बहुत अच्छा स्पीकर नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन अगर हमारा कंप्रहेंशन अच्छा है, हम थोड़ा सा अटेंटिव होकर के सुनते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं,
उसको समझ पाते हैं, तो जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो अच्छी होती है। इसीलिए देखिए हमेशा कहा जाता है ये कि आप सुनते समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, फोकस होके सुने, जो सुनाने वाला है टीचर है उसकी तरफ ध्यान दे के सुने, ताकि आपकी कंप्रहेंशन जो एबिलिटी है वो इनहेंस हो जाए। नहीं अगर आपका ध्यान कई तरफ अगर आपको होता है, कई बार आपने अनुभव किया होगा ना, क्लास में बैठे होते हैं पर आपके माइंड में कुछ और सीन चल रही होती है, आप क्लास में होते हैं पर क्लास से ही एब्सेंट होते हैं मेंटली, आपका फोकस नहीं होता है, क्लास खत्म हो जाती है, क्या पढ़ाया गया आप सोचते रहते हैं आज क्या पढ़ाया, क्लास तो पूरी हो गई। तो कंप्रहेंशन एबिलिटीज किसी किसी में जन्म से होती है और कोई कोई प्रैक्टिस करके इसको इनहेंस कर सकते हैं। तो हमारी कंप्रहेंशन की कैपेबिलिटी जो भी हमारे इंटेलिजेंस को बढ़ाती है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वर्ड फ्लुएंसी, ना जिसको कहते हैं शब्दों का मास्टर होना। तो आपके पास जितने वोकैबुलरी में जितने शब्द होंगे, आप उतनी ही अच्छी चीज का निर्माण कर सकते हैं, उतने अच्छे सेंटेंस का फ्रेम कर सकते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ें, क्योंकि जितना हम चीजें पढ़ेंगे उसमें नए नए शब्द हमको सीखने को मिलेंगे, और जितना हम शब्दों के बारे में जानेंगे उतना हम हमारे पास जो बोलने की स्किल्स है, सेंटेंस फॉर्मिंग स्किल्स है, वो हमारी बढ़ेंगी। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज है वो है आप अगर इसको ऐसे समझें कि चीजों को विजुलाइज करना, उसको जो हम सुन रहे होते हैं उसको बुद्धि में देखना, अगर आप कह सके तो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे हमने इंद्रधनुष शब्द का प्रयोग किया, और अगर आप अपने मेंटल कैपेबिलिटी से अगर इंद्रधनुष आप देख सके तो आपको 7 रंग का दिखाई पड़ेगा, अच्छा दिखाई पड़ेगा। आपके सामने वो होगा नहीं, लेकिन मेंटली आप उसको विजुलाइज कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो ये भी एक एबिलिटी होती है। कई बार आप देखते हैं जो लोग चीजों को विजुलाइज कर पाते हैं वो उनके मेमोरी को बहुत काफी हद तक बढ़ा देता है। जैसे आप समझो, जो चीज आप आंखों से देखते हैं, जैसे आप कभी मूवी देखने जाते हैं, तो जब आप मूवी देखने जाते हैं तो मूवी को याद करने के पर्पज से नहीं जाते कि मैं जाऊंगा पूरा मूवी याद करके आऊंगा, लेकिन आपको मूवी याद रह जाती है क्योंकि आप उसको देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, फील कर रहे होते हैं। उसी प्रकार अगर आप जो चीज पढ़ रहे होते हैं, अगर आप उसको विजुलाइज करते तो वो भी आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को इनहेंस करता है, बढ़ाता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है कि आप जो भी 2-3 चीजें आप सुनते पढ़ते हैं उनको कैसे आपस में रिलेट कर पाते हैं ना। जैसे मान लीजिए आप कहीं घूमने गए, वहां की मेमोरी होगी, आपने उसके बारे में किसी से बात किया, या कोई पास्ट का आपका इंसिडेंस हुआ होगा, तो इन मेमोरीज को आप कैसे लिंक कर पाते हैं, और जितना अच्छे से आप लिंक कर पाते हैं उनको, उतना आपका इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होता है वो अच्छा होता है। परसेप्चुअल स्पीड, इसका मतलब ये हुआ हम जो चीज सुन रहे हैं उसको कितनी जल्दी प्रोसेस करते, कितना क्विक हम रिस्पॉन्स देते हैं, इस पर भी हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल होता है मैटर करता है। 7वां है रीजनिंग, हमारी तर्क शक्ति कैसे है। तो जो भी हमारी माताएं सुन रहे हैं इस बात को, उनका हम इस बात पर ध्यान खिंचवाना चाहते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ने से ही बच्चों का सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बढ़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो जितना बच्चों को क्रिएटिव चीजों में इन्वॉल्व करेंगे, कई बार हम लोग हंसी हंसी में जब पढ़ते थे स्कूल में कहते थे कि देखो ये तो 2 घंटा पढ़ के सब याद कर लिया, और हम 5 घंटे से पढ़ रहे हैं, हमको याद ही नहीं हो रहा है।
तो हर बच्चों में अलग अलग एबिलिटीज होती हैं। अगर हम अपने बच्चों का जो स्ट्रेंथ है वो समझें और जो वीकनेस है वो समझें, तो वीकनेस को बेहतर बनाने का अगर हम प्रयास करते हैं तो अपने बच्चों के इंटेलेक्चुअल लेवल को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये बात हमारे बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को कर्ज नहीं करें, लेकिन उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझ करके उसको बेहतर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट, अब कुछ पर्सनालिटीज के बारे में हम आपसे बात करेंगे। नेक्स्ट, जैसे अब्दुल कलाम साहब हैं, है ना, इनके बारे में अच्छी रीति से जानते हैं, हमारे देश के राष्ट्र हैं और भारत के महान वैज्ञानिकों में से एक। इनके लाइफ के बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनके अंदर कौन सा इंटेलेक्ट था, कौन सा इंटेलिजेंस था, मल्टीपल था या सिंगल था? इसी प्रकार आप देखेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, हाँ, और हम लोग तो हंसी हंसी में बचपन में हमको लोग सुनाया करते थे जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते थे तो उनको सुनाया करते थे, कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो, 3rd डिवीजन पास हुए हो, कोई बात नहीं, महात्मा गांधी जी के भी नंबर कम आए थे, तो परेशान मत हो, मेहनत करो, अच्छे आगे जाओगे। तो हंसी हंसी में बच्चों को मनोबल डाउन ना हो ऐसा करने के लिए पेरेंट्स कहें या हमारे सीनियर्स कहें, ऐसा हमको सुनाया करते थे। लेकिन हम जानते हैं महात्मा गांधी जी कितने महान पर्सनालिटी हुए। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे नंबर ले आता है बचपन से तो ही अच्छा हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो उनके अंदर बहुत सारे और टैलेंट्स भी होते हैं जो हमें देखने की और समझने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार भारत के महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर के बारे में हम लोग जानते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो कहते थे ये 10वां पास नहीं हो पाए, 10th क्लास पास नहीं हो पाए ये, लेकिन इनके पास जो और टैलेंट था, इनके पास जो और खूबी थी, वो उस खूबी को आगे बढ़ाते गए और वो काफी ऊंचाई तक पहुंचे। इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि ये जो है कमजोर थे या पढ़ना नहीं आता था, लेकिन इन्होंने अपना अपना फोकस कहाँ किया, जो उनके पास टैलेंट था। इसी प्रकार जैसा हमने शुरू में कहा, श्री कृष्ण के बारे में क्या कहते हैं कि इनके पास हर प्रकार की प्रतिभा थी, हर प्रकार के गुण थे, हर प्रकार के टैलेंट थे। तो कहीं ना कहीं हमको देखने की जरूरत है कि हमारे अंदर कौन सी विशेष टैलेंट है, उसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब अब जो बातें हमने अभी तक आपसे की, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी एनालिसिस पावर अच्छी होती है। जैसे आजकल एआई काम करता है कि आप उसको 5 चीजें दे दो, हाँ, वो एनालाइज करके आपको सामने रख देता है। पर ऐसे इंटेलेक्चुअल बच्चे भी होते हैं कि जिनके सामने आप बहुत सारी बातें रख दो, वो उसको एनालाइज करके उसका जिस्ट या समरी आपके सामने रख देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बहुत अच्छा इंटेलिजेंस होता है, जिसमें आप एक एब्स्ट्रैक्ट आप ढूंढ पाते हैं बहुत सारी चीजों में से। दूसरा होता है कि आप कितने क्रिएटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कितने इनोवेटिव हैं, अर्थात पुरानी चीजों को लेकर से आप कितना नई चीजों का निर्माण कर पाते हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। जैसे हम अगर देखें तो जैसे चाहे गोबर गैस की बात करें, चाहे जो हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी या मोबाइल की बात करें, कितने सारे उसमें नए नए इनोवेशन आ रहे हैं जो चीजों को बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो हम कितने क्रिएटिव हैं। तीसरा है, क्रिएटिव होने के साथ साथ हम कितने प्रैक्टिकल हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत ऐसी चीज का निर्माण किया जो है तो बहुत अच्छी, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में हमारे यहाँ बहुत कम है, तो वो समय भी लगाएगी बहुत, लेकिन उसका यूज कम। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था इंटेलिजेंस के बारे में। नेक्स्ट प्लीज। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं
कि जब एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है, मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं हम, पहले भी इस तरह की बातें हमारे स्क्रिप्चर्स में हैं, जिन्होंने कहा कि सिर्फ अच्छा आईक्यू होना ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ साथ और चीजें भी इम्पोर्टेंट होती है जो हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। जो एक व्यक्ति होता है वो उन विशेषताओं का मिला जुला एक स्वरूप होता है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। अब ये 8 जो उन्होंने बताए थे, ये 8 इंटेलिजेंस होते हैं जो इंडिविजुअल में हो सकते हैं, और जो इंटेलिजेंस जिसमें ज्यादा होता है उसमें उसी प्रकार की विशेषताएं बाहर निकल करके आती है। जैसे लिंग्विस्टिक, लिंग्विस्टिक में आप देखेंगे जैसे कोई जिनकी लेखनी बहुत अच्छी होती है ना, बहुत अच्छे लेखक निकलते हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, तो उनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है उनके पास। दूसरे प्रकार के होते हैं जिनको कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, इस तरह की चीजों में बहुत महारत हासिल होती है। तीसरे प्रकार के ऐसे होते हैं जो जिनके पास, सिंपल शब्दों में कहें, जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है या दूरदर्शी होते हैं, जो उन चीजों को भी देख पाते हैं जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, देख नहीं पाते या उस चीज को नहीं रियलाइज कर पाते। ये भी एक प्रकार का बहुत यूनिक इंटेलिजेंस होता है, हम बात करेंगे आपसे। चौथा होता है बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, है ना, तो उनमें ऐसी प्रकार की कलाएं होती हैं जो उनको उस आ, उस फील्ड के लिए फिट बनाती हैं। म्यूजिकल, आप लोग जानते हैं, इंट्रापर्सनल, खुद के साथ दोस्ती बना के रखना, खुद के साथ मित्रता रखना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, आगे हम बात करेंगे आपसे। इंटरपर्सनल, कई बार आप देखते होंगे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पर होते हैं, अच्छी सैलरी भी होती है, लेकिन घर में 2 लोग मिल के नहीं रह पाते, अच्छे से नहीं रह पाते हैं। तो इंटरपर्सनल जो स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें सीखनी चाहिए। फिर है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेक्स्ट प्लीज। तो चलिए थोड़ा सा हम इनके बारे में समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट प्लीज, बैक बैक साइड में एक और, हाँ जी, बस, थैंक यू। देखिए कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, बहुत विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं आपको, लेकिन जो लेडीज हैं, जो हमारी बहनें हैं, किन बातों का ध्यान रखें, किन बातों पर उनका फोकस होना चाहिए, जिस पर शायद कभी कभी हम नहीं करते हैं। जब बच्चा हमारे गर्भ में होता है तो उस समय कुछ स्टडीज हुई हैं जो ये बताती हैं कि जो बाहर के साउंड्स होते हैं, जो बाहर के म्यूजिक होते हैं, उसका बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टडीज में देखा गया कि ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर उनका जेनेटिक्स इस चीज के लिए ज्यादा बेहतर डेवलपमेंट होता है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ज्यादा अच्छी रीति से फेस कर पाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक स्टडी और हुई है जिसमें बताया गया है कि अगर हम एक से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान रखते हैं तो उसका, बच्चे का जो ब्रेन होता है, उसके डेवलपमेंट में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो बैक साइड प्लीज। तो हम अपनी बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि विशेष रूप से जब जब आप गर्भवती हैं या बच्चा आपके घर में है, छोटा है, तो आप पढ़ाई लिखाई पर भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, उसको फील करेंगे, महसूस करेंगे, तो उसका भी प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ता है। आजकल तो एक साधन मिल गया है, हम सभी जानते हैं कौन सा, बताने की जरूरत तो है नहीं, है ना। तो मैक्सिमम समय हम मोबाइल में स्पेंड करते हैं, रील्स देखने में स्पेंड करते हैं,
तो हमारा सजेशन है कि अगर आप कुछ क्रिएटिव चीजें करें, कुछ अच्छी चीजें पढ़ें, अच्छे म्यूजिक सुने, सत्संग करें। जैसे आप, मैं देखता हूँ जो आपका ये गर्भ संस्कार का प्रोग्राम है, कितनी सारी बातें इसमें आपको बताई गई होंगी कि क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो जो हम सुनते हैं, जो हम करते हैं, उसका प्रभाव हमारे जो बेबी है उसके ब्रेन के डेवलपमेंट पर पड़ता है, उसके बौद्धिक क्षमता को काफी हद तक प्रभावित करता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हम लोग सुनते आए हैं। नेक्स्ट प्लीज। एक अष्टावक्र बहुत फेमस संत हुए हैं, आप लोगों ने शायद कभी सुना होगा। तो उनके बारे में जो बातें सुनाते हैं कि वो जब माँ के पेट में थे तो बहुत, माँ के पेट में बहुत होशियार थे, और जो इनके पिताजी थे, इनकी माता जी को ज्ञान सुना रहे थे। कुछ उन्होंने ऐसी बातें सुनाई जो शायद ठीक नहीं थी, तो उन्होंने अपने पिताजी को वहीं से कह दिया कि आप गलत सुना रहे हैं। तो उनके पिताजी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के इनको श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया तो ये 8 जगह से टेढ़े हो गए। ऐसा कहानियों में सुनाते। तो हम अपनी बहनों का ध्यान इस तरफ खिंचवाना चाहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में हो या बच्चा छोटा हो, आपके सामने हो, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, कटु वचनों का प्रयोग, ना हार्श शब्दों का प्रयोग कदापि ना करें। कौन सी बात बच्चों के मन पर और तन पर नकारात्मक प्रभाव डाल दे, उनके जो इंटेलेक्ट है उसको गड़बड़ कर दे, चाहे उनकी जो फिजिकल इंटेलेक्ट है, चाहे वो उनकी मेंटल इंटेलेक्ट है, वो गड़बड़ कर दे। हालांकि अष्टावक्र बहुत महान हुए, लेकिन अगर उनके पिताजी उनको श्राप ना दिए होते तो शायद वो कुरूप भी ना होते, उनका शरीर अच्छा होता, है ना। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक कंप्लीट इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि हर बातों का हम ध्यान रखें। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज हैं, आप लोग जानते होंगे, जिनके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस था, बहुत अच्छे पोएट हुए, है ना, गजल गायक हुए, गजल लेखक हुए, बहुत सारे ऐसे हम लोगों को जानते हैं। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारे साइंटिस्ट हम लोग सुनते हैं, है ना, जिनके पास लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस था, इनके बारे में हम जानते हैं, जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थी, तो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हुए। नेक्स्ट प्लीज। अब ये तो हम जानते ही हैं जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। अभी कुछ समय पहले हम अपने यहाँ कमांड में गए थे, सेंट्रल कमांड में क्लास लेने के लिए की, तो वहां पर एक मैम मिली। तो मैम ने बताया कि जब मैं यंग थी और हमारे बच्चे छोटे थे, मैं गर्भवती थी, तो मैं खूब म्यूजिक सुना करती थी, और उसका प्रभाव हमारे बच्चे पर भी पड़ा। उस समय मैं नहीं सोचती थी, लेकिन जब मैंने क्लास किया तो मैं समझा शायद उसका प्रभाव होगा बच्चों के ऊपर, जो हमारा बच्चा भी म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट लेता है। तो बच्चे को जो आप बनाना चाहते हैं, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आपको वह एक्सपोजर जन्म से पहले और जन्म के बाद भी बच्चों को देना पड़ेगा, ताकि बच्चा उसी दिशा में आगे बढ़ सके। नेक्स्ट प्लीज। अब हमारा भारतवर्ष ऋषियों मुनियों का देश रहा है। आपने सुना होगा कई बार ऋषियों को कि उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती थी, दूर तक देख लेते थे, आंख बंद करके कहाँ कहाँ विजुलाइज करके आते थे। तो ये विशेष प्रकार का इंटेलिजेंस हमारे ऋषियों मुनियों को प्राप्त था। अब ये प्राप्त क्यों था उनके जीवन में? उनकी साधना की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से, जो उन्होंने अपने जीवन में किए थे। ये भी एक प्रकार का इंटेलेक्ट होता है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, पायलट्स होते हैं, जो जिनको बहुत समझ होती है उन चीजों का, तो वो उस दिशा की तरफ ले जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज।
नेक्स्ट प्लीज। खिलाड़ी होते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, है ना, उनके अंदर विशेष स्किल्स होता है। आपने देखा होगा कोई कोई सर्जन ऐसे होते हैं, मुझे याद है हमारे एक सीनियर थे, हम लोग जब इंटर्नशिप कर रहे थे, बहुत समय पहले की बात है, वो हमारे साथ ही एक वार्ड में पोस्टेड थे। किसी मरीज को कैनुला डालना था और उन्होंने, जबकि वो नर्स भी थे, उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग ऐसे हुई नहीं थी कि आपको कैनुला डालना है, लेकिन उनके अंदर वो स्किल्स था कि उन्होंने उस बच्चे के अंदर कैनुला डाल दिया उसके उसमें और उसको दर्द भी नहीं हुआ। तो ये एक प्रकार का स्किल है जिसमें आप वो काम भी कर लें, किसी को कष्ट भी ना हो। तो ये जो आप बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है, जो स्किल्स है, कलाइयों का इस्तेमाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैसे करते हैं। नेक्स्ट। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, जैसे हमने आपको कई बार कि आज हम खुद भी अपने आप से कई बार परेशान हो जाते हैं, खुद के भावनाओं को नहीं समझ पाते, खुद के भावनाओं को रिलेट नहीं कर पाते, इवन खुद से हम संतुष्ट नहीं होते। और कभी कभी हम खुद से इतना संतुष्ट हो जाते हैं, किसी से मतलब ही नहीं रखते, लोगों से मिलने जुलने का कोई मतलब नहीं रखते, तो वो भी नहीं। तो दोनों प्रकार का इंटेलिजेंस होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट प्लीज। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, कई बार आप देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी कोई जॉब छोड़ करके आके फार्मिंग करने लगते हैं, है ना, कोई बॉटनिटिस्ट बन जाते हैं, इनका बहुत नेचर से प्यार होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि फार्मिंग सिर्फ जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वही कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे आ गए हैं, आपने देखा होगा, जो इंजीनियर हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका उसमें इंटरेस्ट है, उनकी उसमें रुचि है, साइंटिफिक तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार का इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हर पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके पास ऐसा बच्चा हो जिनमें कोई कमी ना हो, परफेक्ट हो। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स को परफेक्ट बनना ना। जब तक हम पेरेंट्स अपने आप को परफेक्ट बनाए, तो तब तक बच्चे कैसे परफेक्ट हो सकते हैं। तो अगर परफेक्ट चाइल्ड चाहिए तो बताते हैं 4 बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लीज। अब ये तो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग में क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या क्वालिटीज हो सकती हैं, ये इसमें लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप अपने आप को रिलैक्स कैसे रखते हैं, आप सहन कर पाते हैं कि नहीं, आप प्रशासन की कला आपके अंदर है कि नहीं, आप नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल पाते हैं कि नहीं, आपके अंदर सीखने की कला है कि नहीं, लीडरशिप स्किल है कि नहीं, राइटिंग, ऐसे ये 16 कलाएं हैं जो इंसान को परफेक्ट बनाती हैं। लेकिन जो हम आपको 4 बातें ध्यान में खिंचवाएंगे जो आप सभी को रखनी है। नेक्स्ट प्लीज। अगर उन बातों का ध्यान रखेंगे आप, तो शायद आप अपने बच्चों को एक बेहतर संस्कार दे पाएंगे, या एक क्या कहेंगे उसको, मल्टीपल इंटेलिजेंस को आप उनके अंदर डेवलप करने में सफल होंगे। जैसे विष्णु जी को दिखाते हैं, उनके हाथ में 4 अलंकार दिखाते हैं ना, चक्र, गदा, कमल और शंख। तो चक्र हुआ स्वदर्शन चक्र या सुदर्शन चक्र। तो मैं अपनी बहनों से यही निवेदन करूंगा कि जैसे कई बार गर्भवती होते हैं तो आना जाना कम होता है, लोगों से कम मिलते जुलते हैं, तो इधर उधर की बातों से बचे रहें, अपने आप को बचा करके रखें, स्व पर ध्यान दें। शायद ये आपके बच्चों के अंदर एक बेहतर इंटेलिजेंस क्रिएट करने में आपको मदद करेगा। दूसरा है अपने इंटरनल टॉलरेंस पावर को बढ़ाएं। कई बार क्या होता है कि हम बच्चों की कुछ ऐसी आदतों को सहन नहीं कर पाते तो गुस्सा कर देते हैं, उनको कभी कभी मार भी देते हैं।
पश्चाताप भी करते हैं कि मैंने गलती कर दी, मार करके दुख भी होता है, लेकिन हमने उसको चोट पहुंचा दी ना। तो अपने इंटरनल पावर को भी थोड़ा सा बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जो ये डिवाइन संस्कार के क्लासेस सुनते हैं, आप सभी को इंटरनल पावर को इनहेंस करने की विधियां जरूर बताई जा रही होंगी। सहन शक्ति कैसे बढ़ाएं, एंगर को कैसे ठीक रखें, है ना, लोटस के समान कैसे बनाएं, अपने घर में स्वच्छता रखें, सफाई रखें, आसपास का माहौल ठीक रखें। और जब भी हम लोगों से मिलें तो अच्छी बातें करें। संख माना अच्छी बातें करना, लोगों के साथ अच्छी बातें शेयर करना। अगर इन बातों पर भी अगर आप ध्यान रख लेते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो आपके बच्चे हैं, आपके घर में लोग हैं, उनके अंदर का जो इंटेलिजेंस होगा वो सात्विक होगा और बहुत अच्छा होगा। जी नेक्स्ट प्लीज। समय हो रहा है, बस मैं आपका ध्यान इस स्लाइड की तरफ खिंचवाना चाहता हूँ। आप बस इतना आपको समझना आवश्यक है कि हमारी सोच और भावनाओं का प्रभाव कितना पड़ता है। आप बस इसको समझिएगा। क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कई बार कि हमारे सोचने से क्या होगा, किसी के ऊपर थोड़ी ना प्रभाव पड़ सकता है। तो बहनों, एक बहुत महान साइंटिस्ट हुए जापान के, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, उसका हमारे नेचर पर, माना वाटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं ना। तो उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कई जार लिए उसके ग्लासेस के। उसमें उन्होंने किसी में थैंक यू लिखा, किसी में विजडम लिखा, किसी में ट्रुथ लिखा, किसी में एंगर लिखा, किसी में हेट लिखा। तो आप देख पा रहे अलग 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 जो ग्लासेस हैं, जार हैं, उसमें जो क्रिस्टल्स बने वाटर के वो अलग अलग बने। और जिसमें अच्छी फीलिंग्स वाले शब्द लिखे हुए जो क्रिस्टल्स अच्छे से ऑर्गेनाइज थे, और जिसमें खराब फीलिंग वाले शब्द लिखे हुए तो उनके क्रिस्टल्स डिसऑर्गेनाइज थे, आपको देखने में भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी को कि आप सोच के देखो, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में 70% ना वाटर होता है, फ्लूइड होता है, और 30% मटेरियल होता है, माना भौतिक चीजें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और तो हमारे वाटर पे जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे शरीर को बहुत गहराई तक प्रभावित करता है। तो इसीलिए अपनी सोच को अच्छा बनाने का प्रयास करें, सकारात्मक रहें, अच्छा सोचें, तो एक अच्छे बेबी का, संस्कारी बेबी का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो थोड़ा सा हम आपको कहेंगे, थोड़ा आप सभी समय निकाल के कर ही रहे होंगे मेडिटेशन, थोड़ा बहुत जरूर करें ताकि हम बच्चे को और अपने आप को हील कर सकें। ठीक है, यहाँ पे अपनी बात हम फिनिश करते हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी को। थैंक यू सो मच डॉक्टर भूपेंद्र सर, आपका लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं एक मिनट भी इधर से उधर देख भी नहीं पाई। और आज जो हमने समझा कि इंटेलिजेंस जो होती है सिर्फ एक ही तरीके की नहीं होती। तो जब आप अपने बच्चों की तरफ देखें और अपने बच्चों के मार्क्स के बारे में सोचें, तो पहले ये असेस करना चाहिए कि आपके बच्चे में कौन सी तरीके की इंटेलिजेंस सुप्रीम है या ज्यादा है, ताकि आप उस इंटेलिजेंस को और बढ़ावा दे सकें। हम सब में स्ट्रेंथ होती है, हम सब में वीकनेस होती है। सिर्फ मार्क्स लाना या डिग्री लेना स्ट्रेंथ नहीं होती, और बहुत तरीके की इंटेलिजेंसेस होती हैं। जैसे आज सर ने बताया कि 7 तरीके की इंटेलिजेंस जो आपके बच्चे में हो सकती है। तो और सबसे बड़ी बात है कि टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा संस्कारी इंसान बनना सबसे बड़ी बात। सो विद दिस सर, मैं ओपन करती हूँ टॉक। जिसको भी सवाल पूछने हो इस टॉक से संबंधित, सर को मेंटल हेल्थ के बारे में या अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में, साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में, अपनी और अपने बच्चे की, तो अभी आप प्लीज पूछिए। और अपने आप को अनम्यूट करिएगा। आप देखिएगा आपके पास एक अनम्यूट बटन है, ताकि सब एक साथ अनम्यूट ना हो, नहीं तो फिर किसी को किसी की बात नहीं सुनाई देती। तो आई रिक्वेस्ट यू, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और फिर आप सर से जरूर सवाल पूछिए। बहुत अच्छा मौका है आपके पास।
हमारे एक मास्टर थे, वो कहा करते थे, या तो आप सब समझ गए हैं अब दूसरा वाला मैं नहीं बोलूंगा लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि चलो हमारे पास अगर बहुत भाषा का ज्ञान नहीं है, चलो हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, चलो हमारे पास बहुत ऐसे संसाधन, तो आप आई थिंक किसी ने सवाल ने आपको यस अनम्यूट किया है। यस सॉरी सर, आप क्या कह रहे थे? हाँ जी। यस Sir, thank you so much, Dr. Bhupendra. थैंक यू मैडम, थैंक यू, आपने सुना, शुक्रिया आपको बस मैं तो यही कहूंगा, लखनऊ की दो बातें अगर आप ध्यान में रखेंगी ना, एक तो मुस्कुराइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी के चेहरे इतने सीरियस हैं, पता नहीं चल रहा है कि आप आप अच्छी बात सुन रहे हैं कि नहीं। एक तो मुस्कुराइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसा ह्यूमन इमोशन है जो सिर्फ ह्यूमन बीइंग में है, मुस्कुराना, स्माइल। बाकी गुस्सा गुस्सा तो और लिविंग बीइंग्स में भी है, गुस्सा करना, लेकिन मुस्कुराना सिर्फ मनुष्य में ही है। बहुत सारे स्माइलीज के इमोटिकॉन्स आ रहे हैं हमारे, और मैं अब देख सकती हूँ प्रियंका भी स्माइल कर रही है, अंकिता भी पहले बहुत सीरियसली सुन रही थी, अब थोड़ा स्माइल कर रही है तो अपना वीडियो ऑन करिए और एक अच्छे से खुल के स्माइल करिए। और अगर आपकी कोई भी, आपको अपना या प्रमोद कुमार, आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? आशीष, चलिए, हम ये कहना चाहते हैं, स्माइली के साथ साथ हमारा चेहरा भी स्माइली हो जाए, है ना। कोई हमारे चेहरे को देखे तो देख करके खुश हो जाए, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हैप्पीनेस ऐसी होती है जो, क्या कहेंगे उसको, जो कॉन्टेजियस होती है। अगर आप स्माइल करते हैं तो सामने वाला भी थोड़ा लाइट हो जाता है। मुझे याद है, एक मरीज आया था, आते हैं हमारे ओपीडी में, कई बार मरीजों को लगता है कि शायद उनसे हम फेमिलियर हैं, तो अगर आप मुस्कुराते हैं तो लोगों को आप अपनापन दे सकते हैं। सामने वाले को लगेगा शायद आप मुझसे परिचित हैं, या आप हमको पहचानते हैं, या हमसे आपको परिचय है। ये बहुत अच्छा इमोशन है, कहूंगा, इसलिए हम सबको इसको अपनाना चाहिए, आने वाले समय बहुत आवश्यक है ये। आशीष, आपका ऑडियो ऑन हो रहा है बार बार, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर पूछिए। हमारे साथ यहाँ बहुत सारे हस्बैंड्स भी हैं, तो अगर कोई भी, हाँ जी, पूछिए पूछिए। प्रियंका, आपका भी अभी ऑन हुआ था। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सवाल है जो आपका ज्यादा पर्सनल है और आप अभी नहीं पूछ सकते, तो अपना वीडियो ऑफ करके भी पूछ सकते हैं, या किसी को कुछ पता नहीं है कि आप कहाँ से हैं और आप कौन सी, इंडिया के हर कोने से यहाँ पे सारी लेडीज हैं। और अगर फिर भी आपको लगता है तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं हर स्टेशन में, उसमें आप जरूर टाइप करिए, हम सब एक्सपर्ट्स उसमें हैं, और हम सर को भी उसमें इंक्लूड करने की उनसे परमिशन लेके करेंगे। आप उनमें भी पूछ सकते हैं सवाल कभी भी, हम नहीं, आपको हम जरूर जवाब ऑलरेडी देंगे। आपके ग्रुप में मैडम, आई एम ऑलरेडी देयर इन योर ओह, ग्रुप। हाउ नाइस सर, हाउ नाइस सर। तो आप तो बहुत, आप जब मर्जी आए सवाल पूछ सकते हैं सर से, अगर आप अभी नहीं पूछना चाहते। पर अगर आप अभी पूछेंगी तो उसका ये फायदा होता है कि आपका जो जवाब है वो बहुतों के, औरों के सवालों के जवाब भी दे देता है। तो जरूर पूछिए। नीता, अनम्यूट नीता करिए आप। आपकी आवाज नहीं आ, unmute- अनम्यूट, हाँ। थैंक यू सर, आपने जो कन्वर्सेशन की उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा एक सवाल है, मैं कुछ चीजें ऐसी है ना कि मैं 5 मिनट में तुरंत भूल जाती हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब कुछ याद नहीं रहता। बहुत बड़ी अच्छा प्रॉब्लम है अच्छा, सर, बहुत बड़ी, मेरे को भी कुछ याद नहीं मतलब रहता। थोड़ी देर में ऐसा स्ट्रेस की वजह से होता है या कुछ चीजों की वजह से कुछ समझ नहीं आता, पर थोड़ी देर में वो चीज भूल जाती हूँ मैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोगों के प्रश्न होंगे, ये जो प्रश्न आपने पूछा है। देखिए, आपकी एज में दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं इस चीज के। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं तो आप एक बार न्यूट्रिशन का चेक जरूर कराएं। विटामिन है, विटामिन D3 है, एनीमिया है, सब चीजें बहुत कॉमन है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसको चेक कराएं। दूसरा है कि कहीं ना कहीं अंडर गोइंग कुछ स्ट्रेस होगा, आप
आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, वो विचार बार बार आ रहे हैं, वो पुराने विचारों को हटा दीजिए, इससे अब स्ट्रेस तो नहीं। दूसरा, आप ठीक से नींद ले पाते हैं, कि आप ठीक से सो पाते हैं, इसको देखें। कई बार नींद की कमी होने से चीजें प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, इसको देखें। और अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या कारण है, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ किसी डॉक्टर से सलाह लें, आपको जरूर इसका हल मिलेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप सभी को शुक्रिया। तो मैडम अगर परमिशन दे तो फिर मैं आपसे विदा लूँ, आप सभी से। मैं ग्रुप में जरूर सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर वेरी नाइस टॉक फ्रॉम यू। हम आपको फिर जरूर इनवाइट करेंगे, आपको बहुत जल्दी नहीं छोड़ने वाले हैं। नहीं, हम जाने वाले और नहीं हैं, आप छोड़े चाहे नहीं। ओके, आशा गुलिया भी थैंक यू कर रही हैं, बहुत सारे इमोटिकॉन्स आ रहे हैं, तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, एंड आप आप मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर। और अपनी गर्भ संस्कार की सारी लेडीज जो अभी हमारे साथ हैं, मैं कर्नल राखी, आपकी सेंट्रल नोडल ऑफिसर, आपसे अगले सैटरडे को फिर से मिलूंगी यहीं पे। थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन किया करो, हम वेट करते रहते हैं आप लोगों के ज्वाइन करने की। 10 मिनट पहले ज्वाइन करें। और आपका जो भी स्टेशन में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अगर आप अभी तक कनेक्टेड नहीं हैं, तो उसमें कनेक्टेड हो और उसमें क्वेश्चन पूछना शुरू करें, ताकि आपके जो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, आपके पीडियाट्रिशियन हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो उसमें आपको जवाब दे सकें। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से लेके कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अगली बार मेरे को यही इसी ग्रुप में आप मुझे वो मैसेज में जरूर लिखिए कि अगर आपको आपकी व्हाट्सएप ग्रुप ऑपरेट करने में या स्टेशन में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है गर्भ संस्कार से जुड़ने में, तो आई एम द सेंट्रल नोडल ऑफिसर फॉर एंटायर इंडिया। आप यही इसी पे कॉल मैसेजेस में लिख के भेजिए, और मेरा नंबर भी हर जगह है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगले सैटरडे तक ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हैप्पी। नीता हंसते रहो, आशा हंसते रहो, प्रियंका, काव्या, तुम्हारी तो शक्ल नहीं दिखी मुझे आज। बहुत अपने अपना वीडियो ऑन करके रखा करो। और बहुत खुशी हुई तुम लोग आज यहाँ पर सब आए हो। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय।